हेलो एवरीवन, मैथ स्टडी फील्ड पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, आज है मॉक टेस्ट नंबर 3। तो मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ये सेशन एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस होगा बेस्ट एवं क्वेश्चंस होंगे, बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि बता दूँ, ये एसएससी, रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस सेशन को देख सकते हैं। मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच इसका नाम है और आज है मॉक टेस्ट नंबर 3। मॉक टेस्ट नंबर 3 है। जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ट एवं क्वेश्चंस होंगे। हर रोज़ 9 AM पर ये क्लास होगी। हर रोज़ 9 AM पर ये क्लास होगी। बात कर लेते हैं इस क्लास का डिस्क्रिप्शन, इस क्लास का पीडीएफ। तो इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच मॉक टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन का शुरुआत कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा एक वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 180 रुपये। यदि दोनों परिस्थितियों में ब्याज दर 10% हो तो धनराशि निकालनी है। दोनों परिस्थिति में ब्याज दर समान है, यानी रेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का रेट सेम है। और टाइम जो कि अर्धवार्षिक रूप से दे है लेकिन एक वर्ष में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी अर्धवार्षिक की बात की जाए तो एक वर्ष आप सभी को पता होगा, एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है अर्धवार्षिक, यानी एक वर्ष में 6 मंथ और 6 मंथ का 2 स्लॉट बन जाएंगे। एक तो 6 मंथ का और दूसरा फिर 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा एक स्लॉट और ये हो जाएगा दूसरा स्लॉट, यानी एक ही मानती हूँ। तो ये दोनों मिलकर 2 स्लॉट बन जाएंगे। तो टाइम की बात कर ली जाए तो टाइम हो जाएगा यहाँ से टाइम जो कि 2 साल का हो जाएगा, क्योंकि एक स्लॉट बन गया 6 मंथ का और एक स्लॉट 6 मंथ का पूरे एक साल में, यानी एक स्लॉट और एक स्लॉट, ये हो जाएगा 2 स्लॉट, यानी 2 साल। 6 माही की बात की जाए तब 6 मंथ की दे ब्याज दर 6 माही दे हो तब। अब टाइम की बात हो गई। अब यहाँ हम कर लेते हैं रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा रेट। वैसे तो आप सभी को डायरेक्टली पता भी होगा कि यदि अर्धवार्षिक हो तो रेट आधा होता है और टाइम 2 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेट जैसा कि दे रखा है 10%, तो 10% को 5% कर सकते हैं, क्योंकि 6 माही है इसलिए। अगर किसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्टली, कोई डीप में जाना चाहता हो तो उसके लिए मैं रेट होता है, बता रही हूँ। रेट होता है जैसे कि दे रखा है 10%, तो 12 मंथ हमें 6 माही अर्धवार्षिक दे हो, यानी 6 मंथ का ब्याज दर हो, तो ये 6 मंथ हो जाएगा। इसको बराबर कर लेते हैं 10%, जो कि रेट है 10%। तो एक मंथ, मैं डीप में बता रही हूँ, एक मंथ बराबर रहेगा 10%। तो
न्यूमरेटर हो जाएगा और जो 12 है एक मंथ में, ये 12 बटा हो जाएगा नीचे, 12 हो गया नीचे। लेकिन बात की जा रही है 6 मंथ का चाहिए, छमाही अर्धवार्षिक चाहिए। तो यहाँ भी 6 मंथ हमें चाहिए, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। जब 6 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 6 मंथ। जब इस साइड तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से 12 को काटेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 दूनी के 10, 5 बार। तो इसलिए लोग डायरेक्टली कहते हैं कि रेट यदि छमाही हो, अर्धवार्षिक हो या छमाही हो तो डायरेक्टली आधा कर दिया जाता है। ऐसे एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। तो रेट जैसे कि आधा हो जाएगा, 12 मंथ के बराबर किया जाता है। फिर छमाही या तिमाही, या एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, छमाही हो या तिमाही हो तो हमें 3 मंथ का निकालना होता है, 6 मंथ का होता है तो 6 मंथ का निकालना होता है। तो इसलिए ऐसे डायरेक्टली आधा किया जाता है और एक्सप्लेन जो कि मैं यहाँ कर चुकी हूँ, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दे रखा है 180। तो मैं यहाँ पर जब टाइम 2 साल आ गया है, 6 मंथ का, 1 साल में 2 स्लॉट बनेंगे, यानी 2 साल मान ली हूँ, राइट। और रेट की बात की जाए तो रेट आधा हो जाएगा, 6 मंथ का है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ली जाए तो सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम, राइट, रेट इंटू टाइम। तो 5 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ 5% गुना 2, यहाँ से आ जाएगा 10%, 10% रेट आ गया। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस चाहिए। तो कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि है रेट है 5% का और टाइम 2 साल का है। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव केस लगाकर निकालने वाली हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस रहेगा 5 गुना 5, राइट। और बटा में रहेगा 100 रहेगा। यहाँ से 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 है। लेकिन 25 में ये 100 का भाग देने पर 0.25 हो जाएगा, यानी यहाँ से तो 10 और 0.25, यहाँ से तो 10 आ जाएगा और 0.25 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 10.25, 25 इसलिए क्योंकि 0.25 इसलिए लगेगा क्योंकि बटा में 100 है, यानी 2 जीरो है। तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए जब भी डिवाइड किया जाता है, जब बटा में 2 रहता है। तो यहाँ से 10.25 आ गया, 10.25 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है 10% का आ गया है। इन दोनों का डिफरेंस जो कि निकालना, डिफरेंस दे रखा है 180। तो यहाँ से 10.25 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 0.25 का। अब यहाँ देख लेते हैं, राइट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, यहीं कर लेती हूँ। 0.25 को मैं जब बराबर करूँगी 180 की, क्योंकि यही डिफरेंस है, लिख दे रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, राइट, डिफरेंस जो कि 0.25 है। यहाँ पॉइंट रहने वाला है, डिफरेंस इज 0.25। तो 0.25% है। तो हमें निकालना है 100, राशि निकालनी है, यानी 100%। तो 100% निकालने के लिए 180 तो ऊपर रहेगा और 25, लेकिन दशमलव रहेगा, गुना यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ जो दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। जब दशमलव हट जाएगा तो बटा में यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 25 बच जाएगा। 25 से ये चला जाएगा, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100 चला जाएगा 4 बार में, और 18 इंटू 4 करेंगे तो 18 चौक 72, यानी 1800 इंटू 4 करने पर यहाँ से आ जाएगा 72। लेकिन 3 जीरो है यहाँ, तो 3 जीरो लग जाएगा। 3 जीरो होने के कारण यहाँ पर मैं अच्छा से लिख दे रही हूँ 18 000 और 4,
इनका मल्टीपल आ जाएगा 72 ट्रिपल, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, 3 0 आना चाहिए ना, यहाँ भी 3 0 रहेगा, राइट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है, मैं डीप में एक्सप्लेन करने लगी तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सिंपल है, कुछ नहीं करना था। यहाँ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना था, तो डायरेक्टली 6 माही है, तो यानी ये टाइम हो जाएगा डबल और रेट हो जाएगा आधा। जब आधा हो जाएगा तो यहाँ 5 × 10 करेंगे, 5 × 2 करेंगे 10 आ जाएगा, और कम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25, तो 0.25 के बराबर कर लेंगे 180 को, तो ये हो जाएगा 72,000। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त किया तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है? यदि वो 40 अंक से पास होने के लिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 33% उसने अंक प्राप्त, 33% कुल अंक का प्राप्त करना है, और इसको मैं बराबर कर लेती हूँ 25% अंक उसने प्राप्त किया, और वह 40 अंकों से असफल हो गया, तो असफल हो गया 40 अंकों से, तो यहाँ प्लस का 40 आ जाएगा, प्लस का 40 आ जाएगा। अब यहाँ से 33% और 25% इन दोनों को इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 33 और 25 का 8%। 8% बराबर हो जाएगा 8% बराबर माइनस में 8% बराबर हो जाएगा 40 के, 40 के बराबर हो जाएगा, तो 8 से 40 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1%। 1% बराबर 8 बचे 40, 5 आ गया, 1% बराबर 8 बचे 40। हमें चाहिए 100%, कुल अंक चाहिए यानी 100%, तो यहाँ 500 आ जाएगा 100% बराबर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनके वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो फादर और सन, फादर का हो जाएगा 3 गुना है पुत्र की आयु, 3 पिता की आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ 3 1 हो जाएगा, और फादर का और सन का 1 हो जाएगा। ये तो 10 वर्ष पहले का है, हमें चाहिए प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पर आने के लिए हमें यानी 10 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए यहाँ 10 साल पहले का रेशियो एज का अनुपात है, एज का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, तो इस 3:1 में हमें 10 साल और ऐड करना होगा, क्योंकि पहले से प्रेजेंट पर आ रहे हैं, यानी पास्ट से प्रेजेंट पर आ रहे हैं। ये 10 साल पहले यानी प्रेजेंट पास्ट हो गया, और पास्ट से प्रेजेंट पर, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पिछले वर्ष 2021 था, तो 2021 से हमें 2021 जो कि लास्ट ईयर हो गया, और उस पर से हमें 2022 पर आना है, तो +1 करना होगा। तो उसी प्रकार यही कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है, राइट। अब ये हो गया। यहाँ 1 से सन का
तो एक्स में भी हमें 10 ऐड करना होगा क्योंकि प्रेजेंट में आना है। अब इस प्रेजेंट से हमें फिर जाना है 10 साल बाद पर। तो 10 साल बाद 10 ईयर्स आफ्टर एज, तो ये एज हो जाएगा 3x जो कि प्रेजेंट एज में 10 साल और ऐड करना हो, 10 साल और ऐड करना होगा क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल बाद पर जाना है। तो इसलिए यहाँ पर 10, ये तो प्रेजेंट का है और इसमें 10 और ऐड करना होगा। फिर यहाँ से ये तो सन का है, सन का प्रेजेंट एज है x + 10, x + 10 हमें प्रेजेंट एज से 10 साल बाद पर जाना है। तो 10 साल बाद के लिए यहाँ भी 10 ऐड करना होगा। अब यहाँ से फादर और सन का निकाल लेते हैं। यहाँ इन दोनों को 10 और 10 20 यानी फादर का हो जाएगा 3x + 20, 3x है ऑलरेडी 20, और सन का हो जाएगा यहाँ 10 10 20 लेकिन x भी है तो यहाँ x + 20 हो जाएगा। फिर कहा गया है 10 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो दोगुनी है यानी 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 × 3x, तो यहाँ से 3x हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 20, 1 × 20 करने पर 20 ही रहेगा, बराबर रहेगा। फिर बराबर रहेगा यहाँ 2 × x करेंगे यहाँ से 2x हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। 20 × 2 करेंगे 20 × 2 यहाँ से हो जाएगा 40, 40 हो गया। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x आ जाएगा, और 40 - 20 करेंगे यहाँ से आ जाएगा 20, x का मान आ गया 20। फिर कहा गया है हमें प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए, तो आप सभी को पता होगा प्रेजेंट एज फादर और सन का प्रेजेंट एज जो कि है फादर का है 3x + 10 और सन का है x + 10। तो यहाँ 3x की जगह पर हमें x का मान आया है 20, 20 को पुट करेंगे तो यहाँ से 20 × 3 करेंगे 60, 60 + 10 करेंगे यहाँ से 70 हो जाएगा, और यहाँ x का मान पुट करेंगे, x का मान है 20, 20 + 10 करेंगे यहाँ से आ जाएगा 30। तो 70:30, 70:30 शून्य से शून्य चला जाएगा यानी 7:3, 7:3 आ जाएगा। तो फादर और बात कर लेते हैं सन का प्रेजेंट एज 7 हो जाएगा फादर का अनुपात, और पुत्र का हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 34/9, 85/18 और 68/45 का मसा पर निकालना है। तो जब भी HCF निकालना होगा यानी मसा यानी HCF निकालने के लिए कंसेप्ट होता है न्यूमरेटर का अंश का HCF निकाला जाता है और हर का LCM निकाला जाता है। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा हो, याद ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो, जैसा कि 34 क्वेश्चन को 34/9 और 85/18 और 68/45 हो, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो और पूछा जाए HCF, तो न्यूमरेटर का HCF निकलेगा, HCF बराबर हो जाएगा HCF/LCM, न्यूमरेटर का HCF निकलेगा और डिनोमिनेटर हर का LCM निकलेगा। अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM। यदि HCF की जगह पर LCM निकालना होता तो न्यूमरेटर अंश का LCM निकलता और हर का HCF निकलता। तो यहाँ से HCF की बात कर लेते हैं 34, 85 और 68। न्यूमरेटर को सिर्फ ले लेते हैं, तो यहाँ से इनमें कौन सा कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 34 में, 85 में, 68 में चेक करनी है। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 17, 17 34, 17 दूनी के 34 और 85 से भी 17 से भी 85 कटेगा और 68 भी कट जाएगा 17 से। तो HCF ले लेते हैं
HCF अपॉन LCM। तो यहाँ HCF हो जाएगा 17 और बटा में LCM, नीचे वाले डिनोमिनेटर का हर का LCM निकालना होगा। तो LCM 9 18 45, 9 18 45 का LCM हो जाएगा 90 हो जाएगा, सॉरी 90, क्योंकि 9 का भाग देंगे 90 में जो कि डिविजिबल है। 18 का भी 18 के टेबल में भी 90 है, 45 के टेबल में भी 90 है। तो यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हो जाएगा LCM 90 आ जाएगा। तो 70/90 इस क्वेश्चन 17/90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इससे मॉक टेस्ट में अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों क्वेश्चन, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस होंगे और एडवांस मैथ के भी क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन जो कि ज्योमेट्री का है। त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंदर खींचा गया है। त्रिभुज ABC एक जो कि वृत्त के अंदर बना है जिसका व्यास BC है। BD को इस प्रकार से खींचा गया है कि DAC पर एक बिंदु है। यदि कोण BDC बराबर दे रखा है 117 डिग्री, तो कोण ABD का माप निकालना है। तो मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, एक वृत्त बना ली और इसी वृत्त के अंदर कहा गया है त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंदर खींचा गया है। तो एक ट्रायंगल बना लेती हूँ इस वृत्त के अंदर ट्रायंगल बना ली। तो ये हो जाएगा, इसको शीर्ष A मान लेती हूँ, वर्टेक्स A, इसको A मान लेती हूँ, B मान लेती हूँ और C मान लेती हूँ, राइट। फिर कहा गया है यहाँ पर BC एक व्यास है। तो ये हो जाएगा डायमीटर यानी व्यास जो कि BC है। BD को इस प्रकार खींचा गया है कि AC पर, तो यहाँ पॉइंट B से यहाँ AC पर एक D जो कि बिंदु है, D खींचा गया है, D एक बिंदु खींचा गया है। तो फिर कहा गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण BDC बराबर 117 है। तो कोण BDC तो यहाँ ये हो जाएगा 117 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 117 डिग्री है। तो आप सभी को पता होगा व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण A जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ 117 जो कि एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी आंतरिक कोण का योग, आंतरिक अपोजिट कोण का योग बाह्य कोण का सम, आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जब ये 90 है तो यहाँ 117 बनाने के लिए ये हो जाएगा, ये वाला कोण 27 हो जाएगा, तभी तो 117 बन पाएगा। देख लीजिए 90 प्लस 27 का सम जो कि एक्सटर्नल एंगल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 7 और 9 2 11 117 बन रहा है। और कोण D जो कि एक एक्सटर्नल एंगल है, कोण D एक एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल जो कि 117 डिग्री के बराबर है, ये है एक्सटर्नल एंगल है कोण D। और ये है इंटरनल एंगल 90 और 27, तो 117 डिग्री। तो कहा गया है वही कि कोण ABD निकालना है, कोण AB और D। तो कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण
डी बराबर हो जाएगा 27 डिग्री। इसी को निकालना था, 27 डिग्री का मान इसी को हमें पता निकालना था, जो कि 27 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यास के द्वारा बना कोण 90 डिग्री, परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एक्सटर्नल एंगल जो कि 17 है, तो इंटरनल एंगल का सम जो कि बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा है प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो वर्गों का योग निकालने का कंसेप्ट होता है, वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में यहाँ रहेगा 6। यदि वर्गों का योग पूछा जाए तो ये कंसेप्ट होता है। तो n बराबर है 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ इसमें पुट करके। तो यहाँ से 12 इंटू 12 प्लस 1, यहाँ पर 12 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 24 प्लस 1 कर लेंगे, यानी यहाँ से 25 आ जाएगा और बटा में 6 रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 गुना 13 गुना 25 अपॉन में रहेगा 6, 6 दूनी के 12, 2 बार में चला जाएगा। 13 इंटू 2 करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 26, 26 आ गया और इंटू 25। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 छक्का ये हो जाएगा 150, कैरी 15 चला गया, फिर 25 दूनी के 50, इसमें 50 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 यानी 650। तो 650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बस इस कंसेप्ट को याद रखना होगा। बिना कंसेप्ट के याद किए बिना इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्गों का योग निकालना है। तो उसके लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो वर्गों का योग आ जाएगा 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 650। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में पुनर्गठित किया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। बस यहाँ से ये पॉइंट बस याद रखिएगा, जब भी किसी एक को पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है, दूसरी कोई चीज़ बनाई जाती है, तो हमेशा उस केस में ध्यान रखिएगा आयतन को आयतन के बराबर करनी होती है। तो यहाँ गोला को पिघलाया जा रहा है, तो सबसे पहले गोला का आयतन ले लेंगे, गोले का आयतन, क्योंकि गोले को पिघलाया जाता है, और इसको बराबर कर लेंगे जिसमें पिघलाकर जो बनाया जाता है उसका आयतन लिया जाता है। तो यहाँ पर गोले को पिघलाकर शंकु के रूप में पुनर्गठित किया जाता है, तो यहाँ शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का जो कि आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन यहाँ आ जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है, ठोस धातु के गोले को। तो यहाँ 4/3 रहेगा, पाई से पाई यहीं पे मैं काट लेती हूँ ताकि यहाँ पाई का मान ना रखना पड़े। और यहाँ पर 28 जो कि त्रिज्या है गोले का, तो 28 गुना 28 3 टाइम्स लिखेंगे, गुना 28 इसको 3 टाइम्स लिखना है, अपॉन में हो जाएगा 3 गुना, फिर यहाँ पर शंकु की त्रिज्या भी शंकु जो कि दे रखा है, शंकु का व्यास, यहाँ व्यास दे दिया है। जब भी व्यास आता है तो उसको आधा किया जाता है, यानी 28 है, 28 को आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 14। ये तो हो गया डायमीटर, और ये हो गया
रेडियस। तो यहाँ से त्रिज्या आर का मान आ गया 14 आ गया, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दे रखा था तो हमें निकालना पड़ा, आधा करके व्यास है तो इसको रेडियस बनाना पड़ा। 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चाहिए क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 14 इंटू 14 कर लेंगे और एच ऊंचाई हमें निकालनी है। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी 28, 2 बार में चला गया। यहाँ से 2 इंटू 2 करेंगे, यहाँ से तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया। और फिर यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ ले लेते हैं ये है 2 बार में चला गया, 14 से 28, फिर 14 से 28 2 बार में और 2 बार में, तो 4 इंटू 2 कर लेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा। और 28 इंटू 2 करेंगे, यहाँ से 28 दूनी के 56 आता है, तो एच बराबर हो जाएगा 56 इंटू 8, 2 4 और यहाँ 2 है तो 8 हो जाएगा। तो इसको 56 इंटू 8 कर लेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा अब मल्टीप्लाई करना। तो 8 छक 48 और 8 पचे 40, 40 और 4 कैरी का 44, तो यानी 448 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन करने से पहले बता दूं इस क्लास का पीडीएफ जिस किसी को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम लिंक पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालनी है। ये एसएससी एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले रुपए एक साइड लिख लेंगे और वस्तु को एक साइड लिख लेंगे। तो 1 रुपये में उसने 1 रुपये में 2 खरीदा, 2 की दर से खरीदा और 2 वस्तु खरीदी उसने। और ये यहाँ सीपी ये कॉस्ट प्राइस है, बात कर लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस यहाँ खरीदी जा रही है और यहाँ पर बेची जा रही है। तो ये 3 रुपये में 5 की दर से उसने बेच दी। तो यहाँ सबसे पहले फोकस करते हैं वस्तु पर। वस्तु को हमें बराबर करना होगा, वस्तु के बराबर करना होगा, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तु के बराबर करने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्वेश्चन सही बन पाएगा। यहाँ कहा गया, यहाँ जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन में वस्तु के बराबर करना होता है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी वस्तु बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो यहाँ से भी 10 आ जाएगा, यानी यहाँ बराबर हो रहा है। जब बराबर हो रहा है तो अब हमें वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। जब इस साइड 2 का मल्टीप्लाई किए तो जैसा कि ऊपर किए हैं कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस में भी यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो कि चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी और यहाँ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जहाँ 5 इंटू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5, और सेलिंग प्राइस की बात की जाए 3 इंटू 2 6, 3 और 2 का मल्टीपल 6 हो जाएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस लाभ हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है। यदि परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है, ऊपर प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है न्यूमरेटर अंश में, और डिनोमिनेटर में हमेशा ऑलवेज सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकाला जाएगा और बटा गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ 1 की प्रॉफिट हो रही है, 1 रेशियो की प्रॉफिट हो रही है। और हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, जैसा कि बताई हूँ ऊपर न्यूमरेटर में तो प्रॉफिट का रेशियो आता है जो कि 1 है, और हमेशा प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस
दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, तो कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा और गुना 100 का करना अनिवार्य है। 5 से काटेंगे 20 बचे 100, 20 बार में चला जाएगा, यानी 20% प्रॉफिट जो कि 20% का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच इस सेशन को ज़रूर शेयर करना। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।